फैसले होना बाकी हैं। वो पुल हम अबूर करके आए, अगर हम उस पर पड़े रहे, मैं आप पे कर सकता हूँ, आप मुझ पे। देखिए, उंगली उठाना तो एक बाएं हाथ का काम है। इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। इलेक्शन 30 अप्रैल को होना है, उन तो भी करने का कोई ना कोई बहाना बनाया। इलेक्शन से ये मुराद नहीं है कि तुमसे ये हिसाब ना लिया जाए। बाबा रहमते तुझे रोज शाम को मशवरे देता है, इसके बावजूद तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, गो के पंजाब की हद तक इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और केपी में अभी भी जो है वो मुशावरती अमल जो है वो जारी है। 30 अप्रैल की पंजाब की डेट गो के अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अभी भी पीडीएम की हुकूमत और बिलखसूस पीएमएलएन जो है वो लगता है कि ले तो लाल से जो है वो काम ले रहे हैं और जो तौजीहात हैं वो पेश की जा रही हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। साथ ही साथ आपने देखा गुज़िश्ता दिनों जो है वो कैंपेनिंग की भी जो है वो इजाज़त नहीं दी पीटीआई को। क्या उनकी जो रैली निकली उस पर किस तरह बर्बरियत हुई। एक तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, साथ ही साथ जलसे जुलूसों का माहौल जो है वो पीएमएलएन ने अपनी हद तक जो है वो उसमें काफ़ी सरगर्म जो है वो नज़र आते हैं। रैलीज हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिस किस्म के इंटरव्यूज़ दे रही हैं और जिस किस्म की जलसों में बातें कर रही हैं, उसमें जो मुल्क में पोलराइजेशन है उसमें इजाफा हो रहा है। बहुत सारी बातें वो कर रही हैं जिससे ये लग रहा है कि जब तक माहौल जो है वो दोनों साइडों पे इक्वल नहीं होगा या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी बकौल उनके, तब तक ये इलेक्शन नहीं हो सकते। गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करूंगी। पहले सुनवाती हूँ मरीम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं और फिर मेहमानों की तरफ जाऊंगी और उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इंतखाब होगा। इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा। इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो कल क्या गारंटी आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा। मेहमानों को तारुफ आपसे कराती हूँ। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सीनियर जर्नलिस्ट अतहर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ अतहर काज़मी साहब से। अतहर काज़मी साहब, इसमें जो मरीम नवाज साहिबा ये बात कर रही हैं, इससे तो लग रहा है कि जब तक जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा, मतलब उनके बकौल तराजू के दोनों पलड़े जो हैं जब तक इक्वल नहीं होंगे कि या तो आप इमरान खान साहब को नाअहल करें या नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको ख़त्म करें, तो तब तक तो इलेक्शन वो नहीं करवाने के मूड में है। तो इसका मतलब फिर हम ना ही समझें। देखिए, मसला ये है कि मरीम नवाज साहिबा की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं चलता। इलेक्शंस होंगे आइन और कानून के मुताबिक। अब उसका शेड्यूल भी आ गया है सामने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, और आइन के अंदर जो लिखा है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। ख्वाहिश तो होगी मरीम की कि खान साहब को सियासत से अलग किया जाए या फिर उनको कोई सजा दी जाए या उनको जेल में भेजा जाए, उसके बाद इलेक्शंस में जाया जाए। अब ये ख्वाहिश क्यों है? ये ख्वाहिश इसलिए कि उनको ये लगता है कि अगर इस वक्त वो खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको नाकामी होगी। अगर वो ये समझती हैं कि उनके वालिद को किसी चीज में इंसाफ नहीं मिला, तो फिर तो मोर रीजन है कि वो इंतखाब में जाएं और एक ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें आके वो अपने वालिद को किसी किस्म का रिलीफ दे सकें या 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएं। लेकिन मरीम साहिबा का जो बयानिया है, टू बी ऑनेस्ट, वो किसी को समझ नहीं आ रहा। वो कहती हैं कि मुझे हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है, ये उसी तरह मैं आपको कहूं मुझे मीठे में फीका पसंद है। फिर वो ये कहती हैं कि 4 साल से हमें बताती रही कि वालिद को कितने हार्ट अटैक हुए, कौन कौन सी शरियाने बंद हैं। अब वो ये बता रही हैं कि वो तो जहर की वजह से सारा मसला हो गया था। और जस्टिस खोसा साहब जिस वक्त चीफ जस्टिस बने थे उस वक्त उनके वालिद जेल में थे। वो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ से कहा था। तो ये सारी मैं बातें क्यों अर्ज कर रहा हूँ? ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनका बयानिया कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पे खड़े हों। एंड ऑफ द डे सियासी जमात है, अगर ये कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इनको वोटर्स के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मुज़म्मिल साहब की तरफ चलती हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी, फिर इफ्तिखार साहब की तरफ जाऊँगी। मुज़म्मिल साहब, क्या आप अतहर काज़मी साहब की बात से मुत्तफ़िक हैं? क्या आप समझते हैं कि ऑब्वियसली एक आइन व कानून है, लेकिन उस आइन व कानून में बहुत ज़्यादा गुंजाइश जो है वो मौजूद है इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मतलब अगर लेतो लाल से काम लेना चाहें तो बहुत सारी तौजीहात जो हैं वो दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो मरीम का ये बयान है
कि जी जब तक तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो इक्वालिटी वहाँ पे नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं चल सकते, इलेक्शन नहीं मिलेगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? जो अतर काज़मी साहब बात कह रहे हैं, कि आप उससे मुत्तफिक हैं कि मरियम को समझ नहीं आ रही वो खड़ी कहाँ है? नहीं, वो बड़ी सादा सी बात कर रही हैं, शायद अतर काज़मी साहब को समझ नहीं आ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने अब रिव्यू कर दिया है कि ताहयात नाअहली के हमारे फैसले गलत, और उन्होंने अब कहा है कि जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए 62(1)(f). तो मरियम क्या कह रही है? वो कह रही है कि सिर्फ मेरे बाप के लिए ताहयात नाअहली थी, उसके बाद फैसल वाडा सबके लिए ताहयात नाअहली का कानून खत्म हो गया है। तो इंसाफ तो यकसा होता है ना, टारगेटेड इंसाफ तो इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। आप किसी के गले के फंदे का साइज लेकर उसको इंसाफ तो नहीं कह सकते कि हमने बड़ा इंसाफ कर दिया है, इसके गले का फंदे का साइज का फंदा फिट करा दिया है। वो कह रही हैं कि जो आपने अगर कोई करेक्शन ऑफ ड्यूटी चाहिए तो वो क्यों नहीं इलेक्शन से पहले होनी चाहिए? क्या ये जरूरी है कि एक लाडली जमात को 2018 में भी अदलिया के सर पे, फैसलों के सर पे इक़्तिदार दिया जाए और 2023 में भी अदलिया के फैसलों के सर पे इक़्तिदार दिया जाए? 2018 में भी उसका जो मुखालिफ था उसे जेल में रख के इलेक्शन कराया जाए और 2023 में भी उसे गलत नाअहल रख के इलेक्शन कराया जाए ताकि दूसरे को बहुत फायदा हो सके। फिर इसमें क्या पूरी डिमांड है कि अगर आपने नवाज शरीफ के मुकदमात के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया था तो आज इमरान खान के मुकदमात के लिए मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं लग सकता? मतलब अगर ये शर्त है कि बड़े आदमी के इंसाफ के लिए उसे तेज तर, तब ये पीटीआई वाले हमें बताते थे कि देखें जी मॉनिटरिंग जज का बड़ा फायदा है, इंसाफ तेज हो जाएगा। अगर आप बेगुनाह हैं तो बरी हो जाएंगे, अगर आप गुनाहगार हैं तो आपको सजा हो जाएगी। ये मॉनिटरिंग जज लगाने का क्या नुकसान है? ये हमें घंटों ये दलील दे के समझाते थे। भाई आज जब अपनी बारी आई है तो आप अदालत में पेश होने को तैयार नहीं, तो जरूरी है कि उसके लिए मॉनिटरिंग जज लगाया जाए। अगर नवाज शरीफ के मुकदमात में मॉनिटरिंग जज लग सकता है तो इमरान खान के मुकदमात में मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं लग सकता? अगर अकामे की नाअहली हो सकती है तो टेरियन वाइट पे क्यों नहीं हो सकती? भाई इंसाफ यकसा होगा ना कि आप एक पॉलिटिकल प्लेयर के लिए रात को अदालतें खोलेंगे, गैर मामूली इंसाफ देंगे और एक को जो है फंदा फिट करके उल्टा लटका के कहेंगे कि आप। अच्छा, लेकिन मुजम्मिल साहब चले ये तो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आप समझते हैं इलेक्शन टाइम पे आपको नजर आ रहे हैं? डू यू सी देम हैपनिंग ऑन द 30th of April vis-a-vis पंजाब? मुझे कोई रुकावट तो नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, परसों से जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, 14 तक स्पेशल सीट्स के नाम मांग लिए हैं और फिर अगर कहीं रुकावट भी होगी तो सू मोटम हो जाएगा। दोबारा एक 2 रुकनी बेंच जो है कोई और मुकदमा सुनते हुए चीफ जस्टिस को नोट लिखेगा कि इलेक्शन में ताखीर हो रही है और वो सू मोटम लेकर अगर पैसे नहीं दे रही होगी वजारत खजाना तो वो वजीर खजाना को जेल भेज देंगे और गवर्नर स्टेट बैंक को कहेंगे कि अकाउंट नंबर 1 से डायरेक्ट पैसे इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा होगा तो वो सिक्योरिटी इदारे के सरबराह को सामने कटहरे में खड़ा कर लेंगे और कहेंगे भी सिक्योरिटी देनी है या घर जाना है। लाभ महदूद अख्तियारात है सुप्रीम कोर्ट के। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला किया है तो वो अपने फैसले की पहरेदारी भी करेगा। एक सू मोटो पर फैसला किया है, इसकी पहरेदारी के लिए 6 सू मोटो और लेने पड़ेंगे तो लेने चाहिए उनको। इसमें क्या रुकावट है? तो आपको इलेक्शन टाइम पे होते हुए नजर आ रहे हैं? जब तक सुप्रीम कोर्ट साबित कदम है कराने के लिए तो हमें इबाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने तय कर लिया है कि हमने कराने हैं तो उनका फैसला चलेगा ना। तो सियासी इकाइयों का कोई ये तो नहीं सोचेगा कि 3 असेंबलियां काम कर रही हैं मुल्क को 30 इस वक्त जब हम 170 अरब के टैक्स लगा रहे हैं, हम 50 अरब एक्स्ट्रा 2 सूबों पे कोई मुल्क का तो नहीं सोचेगा। एक सियासी जमात ने फैसला किया है कि उसने इलेक्शन कराने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ खड़ी हो गई है, बात खत्म हो गई। अच्छा, लेकिन दुरान साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब मरियम साहिबा ये बात कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दिया जा रहा। दूसरी साइड पे आप जो हैं वो आप कह रहे हैं जो भी हमारी रुकावटें डाली जा रही हैं लेकिन हम फिर भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। अब दोनों साइडों में से अगर कोई भी इलेक्शन हारता है तो कहा तो यही जाएगा ये इलेक्शन जो है वो मैनेज थे, उसके रिजल्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सवाल ये इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है फिर?
देखिए ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आईन में लिखा हुआ जो है हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है। ये मैं और आप मर्जी से नहीं कर रहे, इतना कन्वीनियंट नहीं है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम कर रहे हैं। ये आईन पाकिस्तान जो है उसकी हमारे ऊपर जो है ऑब्लिगेशन है, वो डिस्चार्ज हो रही है 90 दिन में। ये किसी के फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं हो रहा, ये आईन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। नहीं सर, फर्द वाहिद की तो मतलब इसमें तो खुद ये कहते इमरान खान साहब के ना परवेज इलाही साहब तहलील करना चाहते थे, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी रेजिस्टेंस थी, तो फर्द वाहिद की तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थी ना सर। तो आईन ने इख्तियार दिया ना उसको, आईन कह रहा है, लेकिन आप आईन से निकाल ले आप नहीं आईन से शिक निकाल देना जी। वो तो देखिए प्रेरोगेटिव तो चीफ मिनिस्टर का था ना सर। जी 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 तो प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर ने एक्सरसाइज कर दिया, आईनी प्रेरोगेटिव था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आई डिड नॉट से इट्स गैर आईनी, मैंने सिर्फ ये बात करी हूँ। आप कह रहे फर्द वाहिद की उस पे नहीं हुआ, मैं कह रही फर्द वाहिद की तो आईनी काम डायरेक्शंस पे हुआ। तो आईनी काम हुआ। देखें, एक तो हमारे मुल्क में ना जो एक तारीख है, रकम हो गई है, वो सियासत शुरू होती है 2018 से बाद में। पहले तो 70 साल ये मुल्क जो था, यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। देखिए ये लोग जो है ना यूज टू हैं जस्टिस क्यूम की, जो उनका तरीकाकार था इंसाफ का, ये उनके आदी हैं। आपको पता है कि हुदैबिया जो केस है वो 2014 में जाके क्लोज हुआ, टाइम बार्ड केस था, खोला गया, खत्म करा दिया गया। ये शरीफ खानदान का हमारे ऊपर कर्ज है इस वक्त इस मुल्क पे, हम इनके महकूम हैं। ये अदलिया भी महकूम है इनकी, क्योंकि ये जो बताएंगे हम वो काम करेंगे। हमने आईन पे तो चलना नहीं है, जब दिल करेगा हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे, जब दिल करेगा हम किसी का नाम दे देंगे। अभी जो ये गुफ्तगू फरमा रही है, फिक्शनल पॉलिटिक्स जो हमें सिखाई जा रही है कि जब दिल करेगा इनकी लंदन से क्या तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं होगी, जब दिल करेगा जस्टिस खोसा इनसे एक्सटेंशन मांगना शुरू कर देगा, जब दिल करेगा एक मेजर जनरल बने इनके जो मियाँ है कैप्टन सफदर फौजी रह चुके हैं, तो आई थॉट कि फौज का बंदे को इल्म होता है। एक मेजर जनरल पाकिस्तान में कॉल शॉट कर रहा था, बता रहा था, और पूरे पाकिस्तान फौज को बाईपास करके इनके खिलाफ साजिश कर दी। वो भी साजिश जो 2016 में रेवोल्यूशन हो रही है, इंटरनेशनल पैनामा इंटरनेशनल रेवोल्यूशन, जिसमें वजीर आजम वुजरा घर गए हैं, उसमें इनका नाम था, इनकी अपनी हुकूमत थी, उसी में ये फैसला हुआ, उसी में इनके वजीर खजाना मुल्क बदर हुए, ये खुद गए, अपनी मर्जी से गए। तो ये हुकूमत में तो उस वक्त सब कुछ हो रहा था। आज एक नई तारीख रकम हो रही है जिसमें ये बता रही हैं कि जी ये फैसले दोबारा होने चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पे गुलाम हैं, हमें ये बताएंगे, हम इनके ऑर्डर मानेंगे। और एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि जी एक बंदे को फेवर किया जा रहा है। जब मेरे इस वक्त चेयरमैन पे 80 केसेस हैं, 80 केसेस हैं हमारी इस वक्त डॉक्टर साहब, जी जी 80 केसेस में बगावत के, उसके बाद दहशतगर्दी के पर्चे आपने डाले हुए हैं। अच्छा, अभी मुझे बताएं, बहुत से सारे केसेस फ्रिवलेस भी हैं और राना सनाउल्लाह मानते भी हैं। अच्छा, उसमें इन्होंने राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी हो गई है, सियासत तो अभी रही नहीं, अभी तो दुश्मनी कर रहे हैं राना सनाउल्लाह हमारे साथ। उसमें उस सूरत हाल में आप इक्वेट कर रहे हैं कि जी अगर इस वक्त आप डॉक्टर साहिबा केस उठाएं, ये फॉरेन फंडिंग जो कहते हैं, ममनुआ फंडिंग, नून लीग की पार्टी का पार्टी फंड पैनामा केस में मेंशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी को $3,19,000 एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी वॉशिंगटन से आ रहे हैं, मार्क सीगल भेज रहा है, वो केस भी पेंडिंग है। फर्द वाहिद के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो इनके साथ हो रहा है, इनके केसेस रुके हुए हैं। ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर गए हुए हैं, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया किसने हुआ है? इस वक्त का वजीर आजम। और उसके बाद जो है दूसरा जो है इनका जो बेनिफिशरी है, जिनके ऊपर फर्ज जुर्म लग रहा था, वजीर आजम और उसका बेटा, इनको फायदे चाहिए कि सागदार जहाज में बैठ के आए, उसके केसेस खत्म हो जाएं, जो प्रॉपर्टी स्टेट ने ली है वो वापस कर दिया जाए, 1100 अरब रुपए खत्म जो है वो माफ कर दिए जाएं, और ये पाकिस्तान इनको चाहिए। वो पाकिस्तान तो बदल गया है, ये वो पाकिस्तान नहीं है। लोग इस चीज के ऊपर नहीं स्टैंड करने लगे अभी कि ये काम हो जाएगा। यहाँ पे तो लोग खड़े हैं इस चीज के खिलाफ। और रहा इलेक्शन की बात, देखें इन्होंने बाई इलेक्शन पंजाब में हुआ, हमजा उधर था, वजीर आला था, जीते हम। अभी इन्होंने राजनपुर में क्या कुछ नहीं किया। ये जो मोहसिन नकवी हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, आया इनका बंदा नहीं है।
इन्होंने हमारे हर बंदे जिसके घर के ऊपर झंडा था उसको गिरफ्तार किया, खड़ी फसलों पे इन्होंने ट्रैक्टर चलाए। लेकिन मेरा यही सवाल था दुरानी साहब, अगर मैं इफ यू अलाउ मी, कि मसला ये है कि आप समझते, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको जीतना चाहिए, अगर आप नहीं जीतते उसमें प्रॉब्लम होगी, यू विल नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, आप कहेंगे धांधली हुई है। दूसरी साइड पे तो ऑलरेडी कह रहे हैं ना, वो इस मूड में ही नहीं नजर आ रहे। वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, मैं बात कर रही हूँ आइन की बात इस वक्त मैं नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि दोनों साइडों से जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, ये इलेक्शन हो जाता है, इसको मानेगा कौन? इस वक्त डॉक्टर साहबा पाकिस्तान की जो अवाम है जी, वो तैयार पर खड़ी पड़ी है इलेक्शन के लिए। आपको आइडिया नहीं है इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लोग नाको हुए हैं। सर मुझे बहुत खूब अंदाजा है, बहुत खूब अंदाजा है कि क्या सिचुएशन है। हाँ जी, ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, अगर ये बीच में से निकल जाए, इमरान खान साइड पे हो जाए, इलेक्शन छोड़े, इनसे ये मैनेज ही नहीं होगा पाकिस्तान। अच्छा मैं चले मैं जरा, आप बिल्कुल ठीक है, मैं जरा अतर काज़मी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर साहब, ऑब्वियसली महंगाई का जो तूफान आया हुआ है, और जिस तरह मतलब तमाम पाकिस्तान में देखें जिस किस्म की महंगाई की लहर है, और वो नून लीग खुद एक्सेप्ट करती है कि हम इसमें फेल हुए हैं, हम नहीं उसको जो है वो हम उसको उस पर काबू नहीं पा सके, जो वादे करके आए थे उनको नहीं पूरा कर सके। बट जो ये सवाल हो रहा है, ये बात की जाती है और बार बार की जाती है, जी स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्शन से आएगी। क्या इस किस्म के इलेक्शन से, जहाँ पे ऑलरेडी ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं दोनों साइडों के, आपको लगता है इस इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी, कुछ हम इसे हासिल कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। मेरी बदकिस्मती है कि जैसे मुजम्मल साहब को मरियम बीबी की बात समझ आती है, मुझे उतनी समझ नहीं आती, पर कुछ मैं थोड़ी सी उस पर रोशनी डालना चाहूंगा कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो रात को 12 बजे खुली थी और जिसने कौमी असेंबली का इजलास ना सिर्फ मुनक्कद करवाया एक डेट के ऊपर, बल्कि मेक श्योर किया कि वहां पे वोटिंग हो और मरियम बीबी की जमात की हुकूमत बने और उनके चाचा वजीर आजम बने। ये वही सुप्रीम कोर्ट है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिधर से इनको हर किस्म का रिलीफ मिल चुका है, माजी के अंदर भी और अभी भी मिल रहा है। तो अब अचानक अगर एक फैसला इनके खिलाफ आया, और दूसरा ये जो फैसला है ये इतना मतलब कि ऑब्वियसली फिर मुझे नहीं समझ आती मरियम बीबी की मंतक, ये फैसला तो किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। इलेक्शंस करवाना क्या कि इसमें कोई सियासी जमात फरीक थी? क्या इसमें किसी सियासतदान का नाम था? एक आईनी चीज है, आइन के अंदर लिखा है 90 रोज में इलेक्शन करवाने, उस हवाले से ये फैसला आया है। अब ये उस फैसले से भाग रहे क्यों है? इसलिए कि इनको पता है कि ये जो इस वक्त की हुकूमत है, ये बंद कमरों में बनी हुई हुकूमत है, इनको अवामी ताईद हासिल नहीं है। दूसरी चीज देखें, अब इलेक्शन से क्या स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, आए या ना आए, क्या आज तक पाकिस्तान की किसी भी इलेक्शन से कुछ स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई है? ये क्वेश्चन अगर हम करते रहे तो फिर तो कभी भी आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। इलेक्शंस तो आप करवाते हैं ना, आइन के अंदर एक एक्सरसाइज है। कम से कम आवाम के पास देखें, इस मुल्क में खरीदने के लिए पैसे नहीं है कि वो रोटी खरीद सके, कुछ भी नहीं है। एक चीज है इस वक्त जो हुकूमत दे सकती है आवाम को, वो उनका राइट टू वोट है। आप वो भी उनसे छीनना चाहते हैं, वो उम्मीद भी आप उनसे छीन लेंगे तो फिर पीछे उनके पास रह क्या जाएगा। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, ये मरियम बीबी के बयानिए में क्यों नहीं आज महंगाई, क्यों नहीं वो महंगाई पे बात? उनका बयानिया तो अपनी मजलूमियत से आगे निकलता ही नहीं है कि मेरे वालिद की मजलूम, मैं मजलूम, हम मजलूम, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। वो बताए ना आवाम को। महंगाई यहाँ पे मकाओ मार्च होता था, दीगर मार्च होते थे, क्या किसी भी मोजिज लीडर के खिलाफ इस किस्म के मुकदमा दर्ज हुए? बिलावल साहब कराची से चले थे और इस्लामाबाद आके रुके थे, एक भी मुकदमा उन पे दर्ज हुआ? तो आप इस तरह तो मुल्क नहीं चला सकते ना। मुल्क का चलाने के लिए आपको आवाम को शिरकत देनी पड़ेगी। अगर आप आवाम के जहनों में ये डाल देंगे कि भाई तुम इस सिस्टम के अंदर शराकतदार नहीं हो, तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो जो भी करें, आपको इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे। और मैं आपको खबर भी दे रहा हूं, इलेक्शंस टाइम के ऊपर ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद होगा आइन के मुताबिक। चलिए, आपने खबर भी दे दी। मुजम्मिल साहब से ही पूछ लूं, मुजम्मिल साहब आप किस तरह देख रहे हैं जो सिचुएशन इस वक्त है? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, दोनों सूबों में PMLN जीत जाती है या PDM जीत जाती है, तो क्या वो स्टेबिलिटी जो दरकार है वो स्टेबिलिटी आती हुई आपको नज़र आ रही है? और फिर ऑब्वियसली ये भी कहा जाता है, और ये एक चीज़ हमने देखी भी है कि इन्फ्लुएंस जो है वो जो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वो निगरान हो जो भी, लेकिन जो वहाँ पे इनकम्बेंसी फैक्टर है उससे बहुत फ़ायदा लेते हैं। जनरल इलेक्शंस में इसको किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा? ओवरऑल डू यू सी स्टेबिलिटी और मोर इंस्टेबिलिटी? देखिए, आई सी मोर इंस्टेबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या।
हमने इमरान खान को बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ट्राई कर लिया है और बतौर लीडर ऑफ द हाउस भी ट्राई। वो लोग को दोनों तरह स्टेबिलिटी नहीं मिलती। वो बतौर वजीर आजम रूठ के दूसरे कमरे में बैठ जाते थे जब अहम ब्रीफिंग ऑपोजिशन को दी जाती थी। कभी किसी वजीर आजम ने ऐसा किया है? वो 2013 के बाद धरना लेके बैठ जाते थे। और आप भी ये जो बंद कमरों की तब्दीली कहती हैं, आज बड़ा आइन याद आ रहा है। जो अदम एतमाद थी वो आइन के मुताबिक नहीं थी। उसको तो आप बड़ी भी जब गुफ्तगू करते हुए बंद कमरों की तब्दीली कहते हैं, वो आइन के मुताबिक नहीं थी। फिर इस मुल्क में आइन तोड़ना सबसे पहले किसने शुरू किया है? सबसे पहले आइन तोड़ा इस मुल्क में इमरान खान ने है। उनसे पहले किसने आइन तोड़ा है? अगर आइन तोड़ने की सजा देनी है तो फिर इमरान खान से शुरू करेंगे ना, कि शुरू पीडीएम से करेंगे। जिसने गलत असेंबली तोड़ी, जिसने गलत एतमाद पे रूलिंग दी, उसके बाद उसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा, तौहीन अदालत का केस था। जब वो 25 मई को आए, अदालत ने कहा हो सकता है उन तक इत्तला नहीं पहुंची। उसके बाद कितनी दफा उन्हें अदालत ने लाडले के तौर पे ट्रीट किया इस मुल्क में। जितने वारंट उनके मुअत्तल हुए हैं, तारीख में किसी के नहीं हुए। अब तो मीम्स बनने लग गए हैं कि अदालत अपने ही जारी किए हुए अदालत दूसरी अदालत वारंट मुअत्तल कर देती है, नीचे अदालत वारंट जारी करती है। और फिर आप कहते हैं दहशतगर्दी। इस मुल्क की अदलिया ने पिछले हफ्ते इमरान खान के बारे में कहा है कि वो अदालतों में आके दहशतगर्दी करते हैं, 2-2 बंदा ला के अदालत को प्रेशर में करते हैं। ये रिमार्क्स हाई कोर्ट के भी हैं और लोअर कोर्ट के भी हैं, ट्रायल कोर्ट के भी हैं। क्या आप अदालतों में दहशतगर्दी कर रही हैं? ये को मरियम नवाज कह रही है, ये जुडिशरी कह रही है कि आप ये कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको जो रिलीफ मिल रहा है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि तराजू का एक पलड़ा झुका हुआ है एक तरफ और वो उनके साथ खड़ा है। जब तक तराजू के दोनों पलड़े भारी नहीं होंगे। अब देखें ना, पनामा का जिक्र किया है इफ्तिखार दुरानी साहब ने। 423 लोगों के नाम थे पाकिस्तान में पनामा में। एक को सजा दी, 422 को इमरान खान ने सजा दी, उनके खिलाफ केस मूव किया। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुजम्मिल साहब, ये तो उस वक्त भी जिस वक्त जो 2013 से 18 वाली नहीं इजाजत 2013 से 18 वाली जो असेंबली थी, उसमें जब ये बाकायदा उठाने की कोशिश की कि जी इसको हम बाकियों को भी सजा देते हैं, तो नवीद कमर साहब खड़े हो गए थे उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से। और आप लोगों की हुकूमत थी कि उनके खिलाफ नहीं करना। नवीद कमर पीटीआई में शामिल है जी। मैं सवाल, नवीद कमर पीटीआई में शामिल है। नवीद कमर पीटीआई में शामिल है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तो पीटीआई से सवाल कर रहे हैं ना कि सजा। तो सर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उस वक्त की जो भी जो हुकूमत थी 18 तक तो पीएमएलएन की हुकूमत थी ना, मैं कह रही हूँ उनकी भी कोई वो तरजीहात नहीं थी। पनामा का बेनिफिशियरी तो इमरान खान है ना। पनामा के एहतसाब के नतीजे में वजीर आजम तो इमरान खान बना था ना। तो पनामा का एहतसाब तो इमरान खान के इमरान खान को एहतसाब करना था ना। उसने 422 लोगों का किया। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, टारगेटेड इंसाफ इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। इस तरह तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं रहते, झुके हुए नजर आते हैं और अदलिया पर दाग बनता है। आप निकाल लें जितने भी आप लाडले बना लें, निकाल लें वजीर आजम, वो बदनुमा दाग ही रहेंगे अदलिया के चेहरे पर। वो खूबसूरत अदलिया के फैसले नहीं गिने जा सकते, चाहे भुट्टो की फांसी हो, चाहे यूसुफ रजा गिलानी को निकाल लें, चाहे नवाज शरीफ को निकाल लें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड यकसा निजाम इंसाफ है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि उसको ये कर दें। वो है कि या तो आप एक तराजू रखें, या अगर आप तराजू का एक पलड़ा किसी तरफ लेके जाएंगे, एक किसी तरफ लेके जाएंगे, तो सवाल करने का हक तो देना कि भाई पलड़े बराबर नहीं है। ठीक है, पलड़े बराबर नहीं है। छोटी सी चीज क्विकली ऐड कीजिए, अतर पे मुझे ब्रेक पे जाना है। क्विकली एक मिनट, मारिया मलक कयूम का बड़ा जिक्र करते हैं। मज़ाहिर अली नकवी का नाम इनके मुंह से निकलता नहीं है, ट्रक का नाम इनके मुंह से निकलता नहीं है। वो तो मर गया, कब्र में है मलक कयूम। जिंदा सिटिंग जजेस की तो बात करें ना, जिनकी करप्शन सामने आ रही है। ये जो ट्रक की गुफ्तगू आ रही है और ये जो सब कुछ आ रहा है, और जो पूरी गवर्नमेंट एक जज के घर बैठी होती है, फिर उस बेंच अतर मैं आपके पास मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है अतर, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आती हूँ। लेकिन जो अदलिया पे दाग की बात हो रही है, जो अदलिया में कंट्रोवर्सी और अदलिया के हवाले से कंट्रोवर्सी जिसका मुजम्मिल साहब ने तस्करा भी किया, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि रोज कोई नया इंकशाफ हो रहा है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काजी साहब आपकी तरफ आती हूँ। यू वांटेड टू ऐड समथिंग, पहले आप बात कर लीजिए फिर आगे चलती हूँ।
देखिए, यहाँ पे अभी अदलिया का जिक्र हुआ, ये मुज़ाहिर नकवी साहब तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं थे जिस वक्त खत्म हुई हुकूमत मियां साहब की, जिस वक्त पनामा का ये सारा सिलसिला चला, लेकिन उनकी तस्वीर दिखाई गई। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अदालत के ऊपर एक तरह से हमला करना है, उसको प्रेशर में लेके आना है कि हमारे जो हक में फैसले किए जाएं। दूसरी चीज है जो अदलिया के बदनुमा दागों की इन्होंने जिक्र किया, अदलिया के कुछ खुशनुमा दाग मैं भी गिनवा देता हूं, आप 90 की दहाई में उठा लें, एक एक जज साहब जिनका कोई ऐसा फैसला हो जिससे नून लीग को फायदा हो, उनको सेनेट से लेकर मुल्क के सदर तक उनको बनाया गया, किसी को बिस्तरे मर्ग से उठा के गवर्नर बना दिया गया। और अभी जो लेटेस्ट जज साहब थे जिन FIA में जहां से रिलीफ मिला शहबाज शरीफ साहब को, उस जज को भी उठा के इन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया है। तो ये है वो अदलिया के खुशनुमा चेहरे और खुशनुमा जो है वो जिसे आप फूल कह लें या जो मर्जी कह लें, इसलिए कि बाकी जो भी फैसला आए वो तो बदनुमा दाग होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले देती हैं, कभी फैसला आपके हक में आता है, कभी आपके खिलाफ आता है। लेकिन you agree, I mean, as an independent political observer, दोनों साइडों पे इस वक्त अगर आप देखें तो जिसके भी हक में फैसला नहीं आता, जजेस के खिलाफ यहाँ पे भी ट्रेंड्स चलते हैं, खा वो PTI हो, खा वो PMLN हो, जिसके मतलब का फैसला नहीं आता वो जुडिशरी को उसी तरह मलाइन करता है। मैं 100% एग्री विद यू। जब लाहौर हाई कोर्ट से कोई फैसला आता था तो एक जमाने में PTI के जो सिंपैथाइजर्स थे वो लाहौर हाई कोर्ट को किस नाम से बुलाते थे? आपको भी याद है, मुझे भी याद है। जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया, ये जिसकी बदौलत बनी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी हमने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हुए देखे। लेकिन इसमें फर्क ये है डॉक्टर साहिबा कि मुल्क की हुक्मरान जमात सरकारी टीवी पे उसके लीडरान जलसों के अंदर हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें लगा के, क्या इस तरह की बातें कभी आपने देखी? इसकी कोई नजीर आपने देखी? ये तो हुकूमत में रहते हुए अपने इदारों पे हमलावर होते हैं ना। ये वो चीज है जो डिफरेंस है। बाकी कोई नौजवान, कोई बच्चा, कोई बच्ची टीवी पे बैठ के या फिर सोशल मीडिया पे आगे पीछे कोई बात कर दे, वो तो अलग चीज है। यहां पे तो हुक्मरान जमात जो है बाकायदा सरकारी टीवी से एक बयानिया चला रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ये फर्क है। चले, बयानिए जो चल रहे हैं, बयानिए की जंग ही यहाँ पे लगती है हमें, दोनों साइडों से बयानियों की जंग चल रही है। मरियम साहिबा ने अभी एक इंटरव्यू दिया है आदिल शाहजेब साहब को, उसमें उन्होंने क्या बात की, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो एक वफद उनके पास भेजा गया और कहा गया कि खोसा को एक्सटेंशन दे दो, जस्टिस खोसा को। और ये जो आज जस्टिस खोसा छुपे हैं ना अपने घर में, ये आइन और कानून का हाल देख लें। ये उस वक्त एक्सटेंशन मांग रहे थे। अब आए ना लोगों को बताएं, कुरान पे हाथ रखें और बताएं कि क्या आपकी एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही थी बतौर चीफ जस्टिस। आज अगर उनको नवाज शरीफ साहब मान गए होते और उनको एक्सटेंशन मिल गई होती बतौर चीफ जस्टिस तो आज उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ना होते। उनकी एज बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वो क्यों की जा रही थी कि तुम मेरे से कुछ ले लो, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने जेल में कहा, जो लोग उनके पास गए उन्होंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं मेरे से। अच्छा दुराइन साहब, पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑब्वियसली आपके हैं, बट जिस किस्म की ये एलिगेशंस आ रही हैं, और अभी मुज़म्मिल साहब बात कर रहे थे ट्रक की, ऑडियो की, और भी बहुत सारी ऑडियोज जो हैं वो आजकल आ रही हैं, आपके समझते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये पोलराइजेशन जो है, जो ये एक कंट्रोवर्सी की धूल उड़ाई जा रही है, इस पर काबू पाया जा सके? क्या आप समझते हैं इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए इन चीजें? मेरा ख्याल है अगर कोई क्रेडिबल शख्स ये गुफ्तगू करे मरियम के अलावा तो मैं जरूर कहूंगा कि ये होना चाहिए। लेकिन मरियम का अपना जो बैकग्राउंड है वो इतना चेकर्ड है, यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है जी। उसके बाद वो मुसलसल एक झूठ का वो ले रही है, पोजीशन ले रही है, झूठ बोली जा रही है। अभी ये जो गुफ्तगू है जस्टिस खोसा की, जस्टिस खोसा तो बेचारे 18 जनवरी को बने और 19 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गए हैं। उस वक्त तो इमरान खान वजीर आजम थे। ये जो फिक्शन क्रिएट करती है ना, जो फिक्शन बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, ये सोशल मीडिया के दौर में इनकी जो है वो 1 मिनट में एक्सपोज हो जाती हैं। ये कुछ झूठ बोलते हुए इस वक्त जो है इनको बिल्कुल शर्म और लिहाज आता ही नहीं है। इस वक्त हमारी समझने की बात क्या है, इन्होंने पूरे निज़ाम को ना ज़ेर किया हुआ है। पूरा निज़ाम पाकिस्तान का जो है इस वक्त वो रूल जो 80 और 90 में रहा है, जिसमें छांगा मांगा की सियासत, तो जजों को खरीदना, सहाफ़ियों को खरीदना, वो रूल पूरा जो सोशल फाइबर डैमेज हुआ है ना, वो माफिया रूल हमारे पर आ गया है। अभी कौन खड़ा है उसके रास्ते में? उसके रास्ते में खड़ी है सुप्रीम कोर्ट। ये वाहिद इदारा है जिसको उन्होंने ज़ेर करना है। ये टारगेट है मरियम बीबी का इस वक्त। इसलिए वो आके बताती हैं, खड़े होकर तस्वीरें दिखाती हैं कि जी ये हो रहा है। इस वक्त इनकी हुकूमत है, तमाम एजेंसियां इनके साथ हैं।
इस वक्त इन्होंने उनके जस्टिस नकवी का जो है रेफरेंस मूव किया हुआ उन्होंने। अगर इनके पास कोई क्रेडिबल चीज है जाके बताएं, लेकिन इनका मकसद ये नहीं है। मकसद ये है जो स्ट्रेटेजी इनकी थी, मुझे क्यों निकाला कैंपेन, कि आप इदारों को प्रेशराइज करें। वो आपको याद है इनका होता था पहले मुजामत होगी फिर मुफाहमत होगी। ये एग्जैक्ट वही स्ट्रेटेजी है कि पहले मुजामत होगी फिर मुफाहमत होगी, क्योंकि बेचारे जजेस अंदर बैठे हुए उनको डिफेंड करने वाला कोई है नहीं है। आप प्रेशर करें उनको, क्योंकि पहले 90 की दहाई में इन्होंने पिटाई कर दी जस्टिस शुजात अली शाह की। अभी सोशल मीडिया के दौर में पिटाई नहीं कर सकते हैं, तो कैरेक्टर एसेसिनेशन पे उतरे हुए हैं। तो इसलिए इस माफिया रूल में एक इदारा खड़ा है जिसको उन्होंने जेर करना है। उसके बाद ये वही जो है पाकिस्तान होगा जिसमें मेरा आपका अतर काज़मी साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। ये इनके हाथ चढ़ जाएगा और फिर जिस तरह चाहें ये दूध और शहद की नहरें जो उन्होंने 40 साल में बहाई हैं वो दोबारा बहाना शुरू कर दें। और फिर बताएं कि मुझे थोड़ा ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, उससे पहले मुजम्मिल साहब का भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। मुजम्मिल साहब, ये बात तो दुरानी साहब की ठीक है कि जहाँ तक ये ऑडियोज़ का ताल्लुक है, इसमें अभी अगर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है तो अब वो गया हुआ है, लॉयर्स ने मूव किया है PMLN की, लेट्स सी कि वहाँ क्या होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट अगर आप माजी देखें, अब ये एकदम से जस्टिस खोसा का कहीं से जो है वो तस्करा आ जाना, इतनी देर से आपको याद है जब GT रोड पे निकले थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त बाजवा साहब का भी तस्करा था, उस वक्त फैज साहब का भी था, बाकी बातें भी हो रही थी। ये आज एक नई चीज़ आई है। ये बयानियों की जंग जो है ये कंट्रोवर्सी नून लीग को सूट करती है। आप इसी तरह देख लें जब जस्टिस जब अरशद मलिक साहब का वाक़या हुआ था तो उस वक्त इनको कहते रहे कि जी आप ये चीज़ जो है वो लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कोर्ट में जाना पसंद नहीं किया, लेकिन मीडिया पे और जलसों में जो है वो ज़रूर इस्तेमाल होती रही। क्या आपको लगता है कि इसमें से अगर प्रॉपर इसकी इंक्वायरी हो जाए तो कुछ निकलेगा? देखिए, पहले तो मैं अतर काज़मी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी सरकारी टीवी पे और सरकारी एहलकार जो हैं वो आजकल मज़ाहिर अली नकवी के बारे में शुरू हैं। ये जब इमरान खान के दौर में काजी ईसा के बारे में टीवी पे और सब वजीर शुरू थे, वो बड़ा ठीक था। जब आप काजी ईसा के बारे में रेफरेंस लेके आए जो रिजेक्ट हो गया, कितने कितने घंटों के आपने टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंस काजी ईसा के बारे में की और उनकी बेगम के बारे में की, उसका जिक्र करते हुए तो अतर काज़मी साहब की याददाश्त खत्म हो जाती है। और आज मज़ाहिर अली नकवी के बारे में किसी हुकूमत ने नहीं किया रेफरेंस। पाकिस्तान बार काउंसिल उनके खिलाफ कंप्लेनेंट है। बार और बेंच वन एंड द सेम थिंग है निजाम इंसाफ के। उनका अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ कंप्लेनेंट है। आप ये समझिए, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल एक इलेक्टेड इदारा, कोई सियासी जमात उनके खिलाफ कंप्लेनेंट नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि आप बड़ी बात करते हैं 90 की दिहाई की, ये जरा बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के 20 जज जो हैं वो एक PTI के वजीर के घर खाने पे क्यों पहुंचे? फिर मेरा मतलब है कि फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर बात भी ना करें जब सारे जज साहब एक PTI के वजीर के घर खाने पे मौजूद हों और वहां इंसाफ बट रहा हो, तो फिर कहा जाए कि नहीं इसकी बात भी ना करें। ये इंसाफ खरीदा जा रहा था। फिर कहा जाए कि आप ये रात को 3-3 दिन या पूरी जमानतें क्यों रुक जाती हैं और बादशाह सलामत की तरह इंतजार क्यों किया जाता है कि कब पेश हो जाएंगे इमरान खान साहब। जज साहब ऐसे पूछते हैं कब तक आ जाएंगे वो। ये किसी आम मुलजिम से पूछा जाता है कि कब तक आ जाएंगे इमरान खान साहब, ताकि हम उनका जमानत उनको दे सकें और रात देर तक बैठे रहें और वो कब वो शाहाना सवारी आएगी। ये इस किस्म का इंसाफ तो हमने 70 साल में नहीं देखा। जिस किस्म का इंसाफ इस वक्त इमरान खान को मिल रहा है, ये गैर मामूली इंसाफ, इसकी पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जिस किस्म का इनको मिल रहा है। तो अब इनको बुरा लगता होगा। बट ड्यू रिस्पेक्ट मुजम्मिल साहब, जिस किस्म का इंसाफ तमाम अशराफिया को मिल रहा है वो मेरे और आपके लिए तो है नहीं, उसकी वाकई नजीर नहीं मिलती अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल एलीट के लिए। आपको एक बात बताऊं, नहीं मैं आपको बताऊं, यहाँ यूसुफ रजा गिलानी भी पेश होता रहा है, यहाँ आसिफ जरदारी को कहा गया स्ट्रेचर पर आए अगर जमानत लेनी है तो। मुजम्मिल साहब किस बेटी को बेल दी गई कि मैंने वालिद की जो है वो तमाददारी करनी है, जरा ये बता दें किस बेटी को बेल दी गई? सजा याफ्ता मुजरिम लंदन में बैठा हुआ है 50 रुपए के स्टाम्प पे, और मुजम्मिल साहब यहाँ पे हमें शेरो शायरी सुना रहे हैं। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं अवामी शऊर की ऐसे तौहीन की जा सकती है? जिस तरीके से इनको इंसाफ मिला है उसकी कोई नजीर मिलती है कि इन लोगों को जिस तरीके से मिला यहाँ पे? मैं उसका जवाब देता हूँ।
नवाज शरीफ को आप क्यों जवाब देंगे? आप देखिए मुजम्मल साहब, बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, काइंडली अर्ज मेरी सुन ले। आप क्यों जवाब देंगे? आप तो गैर जानिबदार हैं, जवाब तो उनको देना चाहिए जिनको इंसाफ मिला है, जिनके हवाले से हाई कोर्ट के जजों ने अपनी किताब में माशाल्लाह, जिनकी जजों की किताबों में लिखा है कि ये हमारी मदद करते थे। क्या काजी फायज ईसा की तस्वीरें लगाई हैं खान साहब ने किसी जलसे में? काजी फायज ईसा साहब की खानदान की मुबैना प्रॉपर्टीज पकड़ी गई, उनकी मनी ट्रेल देनी थी, अदालत में मुकदमा चला, जो भी उसका फैसला आया आइन और कानून के मुताबिक ना कोई मनी ट्रेल दी गई, बल्कि उल्टा यह कह दिया गया कि जजों की फैमिली को भी आप नहीं पूछ सकते, उनकी भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब मुजाहिर नकवी साहब का आपको घर नजर आ गया तो आप जरूर मुकदमा चलाएं। उसी केस पर फिर बाद में खान साहब ने कहा कि गलत भी हो गया, मुझे मिसगाइड किया गया था। वो भी मेरा ख्याल है खान साहब जो मर्जी खान साहब जो मर्जी कहते रहे, हम तो कह सकते हैं ना कि काजी फायज ईसा की फैमिली ने कोई मनी ट्रेल नहीं दी। काजी फायज ईसा की खानदान के अभी भी जायदादें लंदन में मौजूद हैं, पर अदालत ने जो फैसला दे दिया उसको हम मनोहन मानते हैं, आइन और कानून के मुताबिक होगा। इसी तरह मुजाहिर नकवी साहब पे अगर कोई इल्जाम है तो आइन के मुताबिक आप चलाएं, उनके ऊपर रेफरेंस भेजें। मरियम बीबी उनकी तस्वीरें क्यों लगा रही हैं? इसलिए लगा रही हैं कि इनके पास है कुछ नहीं है, सिर्फ अदालत को दबाव में लाना है। देखें, अब क्योंकि अतर काज़मी साहब ने नवाज शरीफ की बात की है 3-4 दफा 50 रुपए के स्टाम्प, मुजम्मल साहब को बहुत बुरी लगी है। नहीं, मैं फैक्ट ठीक करना चाहता हूँ सिर्फ, क्योंकि ये मोहब्बत तहरीक इंसाफ में फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। सर मेरी आपसे मोहब्बत है। अच्छा, नवाज शरीफ को बीमार पीटीआई की हुकूमत ने डिक्लेयर किया, वो सरकारी अस्पताल में देर इलाज था, सरकारी डॉक्टर थे। यास्मीन राशिद दिन में 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं। इमरान खान ने कहा मैंने डॉक्टर फैसल को भेजा है। चले, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी मुजम्मिल साहब, छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अदलिया किस तरह जो है वो कंट्रोवर्शियल हो रही है, लेकिन सिर्फ अदलिया नहीं, दोनों साइडों से जो है वो आप PMLN हो या PTI, दोनों साइडें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, खा वो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों या फॉर्मर DGI हों, उन पर भी अब ये दोनों साइडों से जो है वो आ रहा है, मुतालबा आ रहा है कि जी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं ज़रा दुरानी साहब की तरफ चलती हूँ। दुरानी साहब, जिस किस्म का इस वक्त ये मुतालबात आ रहे हैं तो तासुर तो यही मिलता है, क्या आप हों क्या PMLN हो, दोनों के पास इस वक्त कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपनी सारी गलतियों का मलबा जो है ना वो आप इदारे पर डालना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। एक तो पहली बात यह है कि जो पहले सेगमेंट में जिक्र हुआ, जी। इमरान खान पे जब तक कातिलाना हमला नहीं हुआ 3 नवंबर तक, इमरान खान हर अदालत गया और हर अदालत में पेश हुआ और उसको आज तक कोई रिलीफ अदालत से नहीं मिली है। वो हर जगह खुद बजाते खुद पेश होता रहा। ये इंप्रेशन क्रिएट करना है कि इमरान खान अदालतों में नहीं जाता। एक बंदा जिसकी 70 साल उम्र है, टिबिया बोन फ्रैक्चर है उसका, किसी पे कातिलाना हमला मुझे बताए, पाकिस्तान की तारीख में बता दें कातिलाना हमला हो गया और उसके बाद वो अदालतों में जाना शुरू हो गया। कोई एक बंदा बता दे मुझे, लीडर बता दे पाकिस्तान का। ये तो एक अजीब से जो हमारी ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये फिक्री जो हमारी गैर जानबदारी है ना, इस मुल्क को बर्बाद कर देती है। कि वो बंदा मुसलसल अदालतों में जाता रहा और अदालतों में पेश होता रहा, अभी बेचारे को चोट लगी हुई है। अगर आप उसके पीछे पड़ गए, वो जाएगा कल अदालत दोबारा जाएगा। और ये जितनी अदालतों में गए हैं वो आपको पता है। लेकिन दुरानी साहब, यहाँ पे मसला ये है ना कि या तो चोट का मसला हो या फिर सिक्योरिटी का इशू हो। जैसे वहाँ पे प्लेटलेट्स का मसला हो रहा है, यहाँ पे प्लास्टर का मसला हो रहा है। अब उसी तरह रैली लीड करने के लिए खान साहब तैयार थे लेकिन कोर्ट में नहीं आ रहे थे। तो या तो मसला जो है वो चोट का है या फिर सिक्योरिटी का है। देखें, दोनों मसाइल हैं। उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ था, उसके बावजूद कोर्ट गए हैं। मुझे आप या हुकूमत में से कोई कह दे जी इनके ऊपर जो है ये सिक्योर हैं, जाएं, कल आ जाएंगे। वो उधर भी नहीं आ रहे। उधर ये रोज थ्रेट जनरेट कर देते हैं कि आज इधर हमला होगा, आज इधर हमला होगा, आज इधर हमला होगा। लेकिन उधर भी नहीं ठहर रहे, इधर नहीं ठहर रहे। वो तो रैलीज के लिए भी होता है, रैलीज पे तो आप जाते हैं।
रैलीज पे भी जिस वक्त जलसे इमरान खान साहब कौन से रैली पे मैं बता रही हूँ जिस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में जलसा होना था उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि जी इस पे हमला हो सकता है, इमरान खान साहब की जान पर हमला हो सकता है। आप लोगों के लोग ये कह रहे थे हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत को जो है वो करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। इसमें अगर आप पाकिस्तान की तारीख के जलसों का अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखेंगे, 26 नवंबर के जलसा में खुद मैनेज कर रहा था, वहां पे बम प्रूफ ग्लास आगे लगा हुआ था, एलिवेटर्स लगे हुए थे, रैंप्स बने हुए थे, इतना इलेबोरेट अरेंजमेंट था। क्यों कि कौम को उन्होंने उम्मीद देनी थी, कौम नाउमीद थी कि लीडर के ऊपर कातिलाना हमला हो गया और वो खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए वो आए हैं। और दूसरी बात कारकर्दगी जो आप पूछ रही हैं हमसे, मिफ्ता इस्माइल ने बताया है मिनी का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में 6% ग्रोथ थी, 25 साल रिकॉर्ड, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड है ये इमरान खान की हुकूमत ने बनाए हैं और ये मिफ्ता इस्माइल कह रहा है। तो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास तो सेलेबल सबसे बड़ी चीज सेहत कार्ड, पूरी दुनिया में कहीं सेहत कार्ड नहीं हमारे पास है, हमारे पास परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? हमें तो उन्होंने बैंक जो है माइनस रेटिंग में, जब हमें 2018 में पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान इंटरनेशनली नेगेटिव रेटिंग में था, हमने इनको पॉजिटिव रेटिंग में दिया और जब ये आए हैं तो दोबारा नेगेटिव में हो गया। हमारे पास परफॉर्मेंस है, हमने बेहतरीन कोविड मैनेज किया, दुनिया में 5 बेहतरीन ममालिक में कोविड था, दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज में सोशल सेफ्टी नेटवर्क में एहसास मौजूद है, जो खुद दुनिया में स्टैनफोर्ड कह रही है इससे बेहतरीन वो नहीं, हमारे पास क्यों नहीं है बताने के लिए? सब कुछ हमारे पास मौजूद है। इशू ये है कि इस वक्त इनके पास कुछ बेचने को नहीं है। ये जब आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ रहे थे कि हमारे पास बड़ी जबरदस्त टीम है, डॉलर पता नहीं डार आ गया, डॉलर मैनेज कर लेगा, वो रोज रोज इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते थे कि जी ये इमरान खान ने महंगाई कर दी है, तो आगे करके दिखा देते ये लोग, नहीं कर सके ये लोग। मुझे प्रोग्राम जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है। इफ्तिखार दुरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका, और अतर काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इदारों को कंट्रोवर्शियल करने से ना मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, ना मुल्क आगे बढ़ सकेगा, बल्कि हम पीछे ही जाएंगे और ज़्यादा पोलराइजेशन आएगी। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।